नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राफेल के बाद हिडनबर्ग का रिपोर्ट 2024 चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का तबाही तय कर दिया है। जी हां, जिस तरीके से 2018 में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एवं उनके पालतू दलालों ने, रवीश कुमार गैंगों ने और विदेशी अखबारों ने राफेल डील से जुड़ा हुआ एक खबर छापा और उस खबर को लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इस देश के वह तमाम मोदी विरोधी दल इस देश में अराजकता फैला दिया। इस देश के आम जनता के पैसों पे चलने वाले उस संसद भवन के कार्य प्रणाली को बाधित किया और उसके बाद जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उस फैसले ने 2019 में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जिस तरीके से तबाही तय किया था, उस पारिवारिक सीट से, जिस सीट पे गांधी खानदान के कईयक सदस्यों ने चुनाव लड़ा अमेठी से, वो उस सीट से भी राहुल गांधी को भागना पड़ा छोड़कर। वह वहां से चुनाव हार गए अमेठी से और सीधे जाके वायनाड रुके। उसी तरीके से फिर इस बार जो कांग्रेस एवं उनके पालतू दलालों के द्वारा जो यह हिडनबर्ग रिपोर्ट जो तैयार करवाया गया था, और उस समय जब इस देश का बजट सत्र शुरू होने वाला था, और पूरे बजट सत्र को, और सिर्फ बजट सत्र को ही नहीं, इस अडानी हिडनबर्ग के मामले को लेकर पिछले 2 सालों से एक भी संसद का कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने दिया। इस देश का तमाम मोदी विरोधी दलों ने देश के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से जो संसद चलता है, इस संसद के 1 घंटा चलने का कीमत इस देश के लोगों के टैक्स पेयर का 1.5 करोड़ रुपया जाता है। उस संसद को पिछले 2 सालों से मोदी विरोधी दलों ने, और खास करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, इस हिडनबर्ग रिपोर्ट को आधार बनाकर बाधित करके रखा, नहीं चलने दिया। इस देश के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले जो होने थे उसको होने से रोका, नहीं होने दिया गया। लेकिन कल जिस तरीके से हिडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट का वह टिप्पणी राहुल गांधी समेत उन पालतू दलालों के खिलाफ, उन रवीश कुमारों को भी नंगा कर दिया जो हिंडन नदी के किनारे नाले में उतर के हिडनबर्ग रिपोर्ट को ढूंढ रहा था। एक झूठा रिपोर्ट जिसको सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तैयार करवाया कि उस रिपोर्ट को आधार बनाकर इस देश का जो अर्थतंत्र मजबूत हो रहा था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया का दूसरे नंबर का आर्थिक शक्ति बनेंगे, आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, किस तरीके से उसको रोकना है, यह उसके खिलाफ षड्यंत्र था हिडनबर्ग का रिपोर्ट। हिडनबर्ग का रिपोर्ट गौतम अडानी के खिलाफ नहीं था। हिडनबर्ग का रिपोर्ट इस देश के अर्थतंत्र पे चोट था, इस देश के अर्थतंत्र को तोड़ने का एक असफल प्रयास था, जिस पर फिर से राहुल गांधी समेत वो तमाम मोदी विरोधी दल जो पिछले 2 साल से अडानी नाम का माला जप रहा है, वो सब के सब नंगा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हिडनबर्ग का रिपोर्ट भरोसा करने लायक नहीं हो सकता है। लेकिन जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने झूठा बता दिया, ठुकरा दिया, उसकी सत्यता पे प्रश्न खड़ा कर दिया, वह रिपोर्ट, वह हिडनबर्ग का रिपोर्ट इस देश के उन तमाम मोदी विरोधी दलों के लिए, उनके नेताओं के लिए ईश्वर का वाणी, परम सत्य उसको मान के बैठा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला देकर एक तरह से जूते की तरह इन सबके चेहरे पे मारा है, जिससे अगर इनको थोड़ा भी शर्म होगा तो ये लोग चुल्लू भर पानी में कहीं डूब के मरेंगे, उसी हिंडन नदी में जाके डूब जाएंगे जिस हिंडन नदी में जाके वो रिपोर्ट ढूंढ रहे थे, और इस देश के अर्थतंत्र को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा है, सुप्रीम कोर्ट के उन टिप्पणियों को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जानना चाहिए, जिससे इन चाइनीज दलालों के द्वारा जो भविष्य में इस तरीके का कोई षड्यंत्रकारी रिपोर्ट फिर से
तैयार करवाया जाता है या लिखवाया जाता है तो उस पे जनता सतर्क रहे। दरअसल अडानी हिंडनबर्ग केस पर सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई जांच से इनकार, सेबी को 3 महीने की डेडलाइन दिया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि सेबी पर संदेह करने के कोई ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए मामले की सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने एसआईटी से इस मामले की जांच 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जांच विशेष जांच दल या अन्य एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर कि अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 जांचों में से 22 को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। पीठ ने सेबी को 3 महीने में लंबित 2 जांचें पूरी करने के लिए कहा है। पीठ में जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयर झूम उठे। आरोप है कि अडानी समूह के शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने 2 बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। एफपीआई और एलओडीआर नियमों पर अपने संशोधन को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं उठाया गया है। नियमों में कोई खामी नहीं है। अदालत ने कहा कि सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ओसीसीपीआर की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह करने के तौर पे नहीं देखा जा सकता। ओसीसीपीआर रिपोर्ट पर निर्भरता को खारिज कर दिया गया है और बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर निर्भरता को सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से हितों के टकराव के संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया। सीजीआई ने कहा कि भारत सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए समिति की सिफारिश पर विचार करेंगे। भारत सरकार और सेबी इस पर गौर करेगी कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कानून का कोई उल्लंघन हुआ है। यदि हाँ तो कानून के अनुसार कार्रवाई करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के बाद अगर किसी नियामक या जो निवेशक है उनके हितों का अगर कोई नुकसान हुआ है और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई का आधार बनता है तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि जांच हस्तांतरित करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ठोस औचित्य के अभाव में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीजीआई ने कहा कि वैधानिक नियामक पर सवाल उठाने के लिए खबरों की रिपोर्टिंग और तीसरे पक्ष के संगठनों पर भरोसा करना आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता। इन्हें इनपुट के रूप में माना जा सकता है लेकिन सेबी के जांच पर संदेह करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जनहित याचिकाओं को आम नागरिक तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ऐसा याचिकाएं जिसमें पर्याप्त रिसर्च की कमी है और अप्रमाणित रिपोर्टों पर आधारित है उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन तमाम दलीलों में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जो कोर्ट फिक्सरों का जो षड्यंत्र था जिसके लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने किया था, रंजन गोगोई साहब ने कहे थे कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों का हाथ में है, कब्जे में है। तो दरअसल वो इन्हीं प्रशांत भूषणों और ऐसे ही कपिल सिब्बलों के जैसे लोगों के लिए कह रहे थे। और इस बार इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो जनहित याचिका है जिसको आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए बनाया गया है, जिसका कोई नहीं सुनता हो, जिस व्यक्ति का पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक ना होता हो, जिन समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान न जाता हो, ऐसे समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट
आने के लिए जनहित याचिका को मान्यता दिया गया है। लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से इस तरीके का झूठा और भ्रामक आरोपों को अगर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद किया जाता है, तो यह गलत है। किस तरीके से पिछले 2 सालों में जनवरी 2022 में 24 जनवरी 2022 को यह हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और उसके बाद से इस देश में इस तरीके का अराजकता का माहौल बना दिया गया, इस तरीके से झूठे खबर को फैलाना शुरू किया गया। अडानी समूह को लेकर कैसे कैसे भ्रामक खबर चलाए गए बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा, बड़े बड़े एप्स मैक्सेसे एवॉर्डधारी दलालों के द्वारा कि इस देश का पैसा अडानी लेकर भाग गया, स्टेट बैंक का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, देश के जितने गरीब थे उन सबका पैसा डूब गया, सब बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गया। यानी कि पूरा उन दलालों का कोशिश था कि इस देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाए, लोग, आम जनता सरकार के खिलाफ सड़क पे आ जाए, देश में गृह युद्ध छिड़ जाए। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग थे जो ये मानते थे कि अडानी के ऊपर जो ये आरोप लगा है ये पूरी तरीके से तथ्यहीन है, क्योंकि जिस हिडनबर्ग कंपनी के रिपोर्ट को राहुल गांधी ईश्वर का सत्य मान रहा था, ईश्वर के द्वारा कहे गए सत्य वाक्य मान रहा था, वह कंपनी खुद ही एक शॉर्ट सेलर है, धोखेबाज है, जो खुद दलाली करके पैसे कमाता है। वह कंपनी किसी ऐसे समूह के ऊपर कोई ऐसा खबर रिपोर्ट कैसे प्रकाशित कर सकता है जिस समूह का सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में दबदबा है। गौतम अडानी सिर्फ भारत का कारोबारी नहीं है, आज वह इंटरनेशनल वैश्विक कारोबारी है, वैश्विक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। वैश्विक स्तर पे बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े समूहों को टक्कर दे रहा है। गौतम अडानी की वजह से चीन का और चाइनीज निवेशक कंपनियों का हालात खस्ता हाल हो गया है। और जिस तरीके से अभी इस देश में चाइनीज दलाली के आरोप में न्यूज क्लिक से जुड़े हुए तमाम दलालों की जो गिरफ्तारी हुआ है, वह दर्शाता है कि इस पूरे रिपोर्ट के पीछे वो उसी तरीके के लोगों का हाथ है। कहीं ना कहीं चाइना और उनके द्वारा पालतू इन चाइनीज दलालों का षड्यंत्र था। जब यह रिपोर्ट आया था हिडनबर्ग का, उससे पहले अमेरिकी दौरे पे रवीश कुमार गया हुआ था, इस बात को भी नहीं भूला जा सकता है। इसके दौरे के बाद ही यह रिपोर्ट आया था। और सिर्फ हिडनबर्ग का रिपोर्ट ही नहीं, उससे पहले जब 2018 में राफेल मुद्दा जब आया था, उसके ऊपर जब एक खबर छपी थी विदेशी अखबार में, जिसको लेकर राहुल गांधी पूरा पहाड़ अपने सर पे उठा के घूम रहा था, जिसके लिए नाक रगड़ कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा उसने, उस खबर से पहले भी रवीश कुमार फ्रांस दौरा पे था, फ्रांस का यात्रा किया था, जो टीवी चैनल से नौकरी छोड़ने के बाद ये कह रहा था कि हमारे पेट पे लात लग गया, हमारे पास कैमरे तक का पैसे नहीं है, रिपोर्टर रखने तक का पैसे नहीं है, स्टूडियो बनाने तक का पैसे नहीं है। उस व्यक्ति के पास पूरे विश्व भ्रमण का पैसे है, तो वो पैसे कहां से आते हैं? क्या इस तरीके का रिपोर्ट जारी करवाने के लिए वो विश्व भ्रमण करता है और उसका खर्चा कोई चाइनीज दलाल, कोई हिडनबर्ग जैसे 2 नंबर की कंपनी या फिर कांग्रेस पार्टी उठाती है? लेकिन एक बार फिर यह साबित हुआ कि झूठ चाहे कितना भी जोर से बोला जाए, कितने भी बड़े समूह के द्वारा बोला जाए, वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। हिडनबर्ग रिपोर्ट और हिडनबर्ग के आरोपों का जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित SIT ने किया था। उसके बाद जो नियामक सेबी जो निवेशकों के हित की रक्षा के लिए सेबी बनी है, उसने भी किया। और दोनों के जांचों को देखकर, दोनों रिपोर्टों को देखकर तब जाकर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनाया है, जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब थे। हर एक चुनाव से पहले जिस तरीके से विदेशी रिपोर्टों को आधार बनाकर, अपने टूल किट गैंगों के द्वारा तैयार करवाए गए रिपोर्टों को आधार बनाकर, आंदोलन जीवियों के सहारे, धरना जीवियों के सहारे देश का माहौल खराब करने का जो प्रयास कर रहा है पिछले 10 सालों से इस देश का विपक्ष, और हर एक मौके के बाद वो नंगे हो जाते हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने जितना भी उत्पाद किया है, सिर्फ झूठे मामलों को आधार बनाकर, झूठे रिपोर्टों को आधार बनाकर, इनका एक भी ऐसा आरोप, एक भी ऐसा रिपोर्ट अब तक सत्य साबित नहीं हुआ है जो इस सरकार के खिलाफ
इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब ये चुनाव में हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। 2024 चुनाव से पहले ही अभी से ही तमाम मोदी विरोधी दल ईवीएम का रोना शुरू कर दिए हैं। रोना बड़े बड़े उनके विदेशी दलाल सैम पित्रोदा जैसे लोग अमेरिका में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं। जब इन दलालों को 2017 में चुनाव आयोग ने बुलाया था कि भाई चुनाव ऑफिस आकर ईवीएम कैसे हैक होता है, हैक करके दिखा दो, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा, तो कोई दलाल नहीं गया था, कोई इंजीनियर नहीं गया था, कोई साइंटिस्ट नहीं गया था उस चुनाव आयोग के बुलावे पे। और अब फिर से, क्योंकि इनको पता है कि 2024 चुनाव में ये धरातल में घुस जाएंगे, इनका कहीं अता पता नहीं होगा, तो फिर से ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 10 सालों में तुमने जिस तरीके से झूठे रिपोर्टों को आधार बनाकर, झूठे खबरों को आधार बनाकर, अपने द्वारा ही तैयार करवाए गए प्रोपोगेंडा वाली खबरों को आधार बनाकर, और कभी किसान खालिस्तानी आतंकवादियों के आड़ में किसानों के नाम पे, कभी सीएए एनआरसी के आड़ में दंगाइयों के नाम पे योगेंद्र यादवों, शर्जील इमामों, उमर खालिदों को के आड़ में छुपकर, और कभी तथाकथित पहलवानों के आड़ में जो इस तरीके का नाटक कर रहे हो, देश और देश के विकास को बाधित करने का जो षड्यंत्र कर रहे हो, वह पूरे देश का लोग समझ रहा है। उनको पता है कि कौन देश हित में काम कर रहा है और कौन देश के खिलाफ। और इसी तरीके से झूठे खबरों, झूठे नैरेटिवों के आधार पे अगर तुम देश के विकास को बाधित करते रहोगे तो जनता तुम्हें एक न एक दिन ऐसा आएगा कि रसातल में पहुंचा देगा, नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो अभी 2 दिन पहले भगवंत मान ने कहा था कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक की दादी नानी और औरतें अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस, वह स्थिति हो जानी है। 2024 में जिस तरीके से अब तक ये मोदी विरोधी दल पिछले 2 सालों से, और खास करके राहुल गांधी हिडनबर्ग और अडानी का नाम का माला जप रहा था, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर एक चुनावी रैलियों में, हर एक भाषणों में अडानी और हिडनबर्ग के अलावा दूसरा कोई शब्द राहुल गांधी के दिमाग में नहीं होता था। अब उसी अडानी और उसी हिडनबर्ग रिपोर्ट को आधार बनाकर 2024 चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इन लोगों के ऊपर हमला बोलेगा तो फिर इनको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं होगी। इनको समझ में नहीं आएगा कि ये उससे बचाव कैसे, उसका काट क्या निकाले। झूठ बोलकर, झूठे नैरेटिव पे, झूठे खबरों को आधार बनाकर अब भी अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगता है कि वह चुनाव जीत जाएगा, वह प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो भी डिजिटल इंडिया में, जागरूक भारत में, तो शायद इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा छल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा भ्रम उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई भ्रम है तो इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए यही है कि उनको लगता है कि वह झूठ बोलकर अपने पालतू दलालों के द्वारा तैयार करवाए गए रिपोर्टों को आधार बनाकर और धरना जीवी और आंदोलन जीवियों को आगे करके वह नरेंद्र मोदी को हरा देगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा, अपना सरकार बना लेगा। तो यह असंभव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 चुनाव में राहुल गांधी के लिए और मोदी विरोधी दलों के लिए बड़ा तबाही लाया है। इस तबाही से कैसे निपटेंगे ये तो अब इन्हीं लोगों को सोचना होगा। लेकिन एक बार फिर से देश का जनता, आम नागरिक इनके नंगाई को, इनके झूठ को और इनके धूर्तताई और षड्यंत्रकारी साजिशों को समझ गया है। यह फिर से एक बार देश के सामने बेनकाब हो गए हैं, नंगे हो गए हैं। जिस तरीके से राफेल मामले में हुआ था, जिस तरीके से राफेल मामले में हुआ था, उसी तरीके से हिडनबर्ग रिपोर्ट मामले में भी हुआ है और इसका अंदाजा बहुत पहले से था। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।